हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियर जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल या जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनके बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली है। आज हम लोग इसके बाद एक टॉपिक अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर किस टाइप के एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी शो करने का क्या रीजन है, क्लियर? तो वो एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। तो हेडिंग है आज की हमारी न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं कि किस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी शो करते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट है अपना अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके ड्यू टू एन abnormal ratio of neutron by proton. Unstable nucleus decay due to an abnormal ratio of neutron upon proton. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का एक रेशियो अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो वो न्यूक्लियस क्या होता है, डिके करता है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होना चाहिए कि डिके ना करे, या किस रेशियो पे डिके करता है उसकी हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली स्टेबल न्यूक्लियस हैव n/p रेशियो ranging from normally stable nucleus have n/p ratio ranging from 1 to 1.5, 1 to 1.5। जो स्टेबल न्यूक्लियस देखा गया है वो क्या देखा गया है कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जनरली क्या होता है, 1 से लेकर 1.5 तक होता है। आफ्टर दैट न्यूक्लियस डिके, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस डिके करता है। आफ्टर विच न्यूक्लियाई टेंड टू डिके, आफ्टर विच nuclei tend to decay, उसके बाद न्यूक्लियस के बाद टेंडेंसी होती है डिके होने की। क्या होती है? डिके होने की। अब हम आपको कुछ स्टेबल एलिमेंट के एग्जांपल बता देते हैं जिसमें किसी तरह की कोई न्यूक्लियर फिनोमेना नहीं होती, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। एग्जांपल 7n14 8o16 2he4 5b10 actually 20ca40 all have n/p is equals to 1। ये जितने भी एलिमेंट आपके सामने लिखे गए हैं 7n14 8o16 2he4 5b10 20ca40 ऑल हैव n/p रेशियो 1। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन के रेशियो क्या है, 1 है। तो ये एलिमेंट जनरली स्टेबल भी हैं, इसमें किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना नहीं होती है। क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल, इसका एक ग्राफ बताया गया है। उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो हमारे स्टेबल हैं उनकी रेंज क्या होती है और जो अनस्टेबल है उनकी क्या होती है। तो एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं क्योंकि हेडिंग पड़ी हुई है न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। क्लियर? तो एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। इस एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, और इस एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पॉइंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे ही ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर स्टूडेंट्स? अब n/p का रेशियो, एक हमारी ये लाइन जो है ये जो लाइन है ये तो शो करती है n/p इक्वल्स टू 1, n/p इक्वल्स टू 1। क्लियर? और लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं वो ठीक है, ये स्टेबिलिटी जोन बताया गया है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इसका तो रेशियो क्या है, n/p इक्वल्स टू 1। यहां पे एक एलिमेंट रखा गया है 40 Zn90, एक एलिमेंट यहां पे रखा गया है 40 Zinc90। इस जोन को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी जोन। क्या बोलते हैं? ये जोन हमारा है स्टेबिलिटी जोन। ठीक है, इसमें यहां पे एक एलिमेंट रखा गया मरकरी 80 मरकरी 200, 80 मरकरी 200, इसका जो n/p है 1.5 है। इसका n/p क्या है? 1.5 है। ऐसे ही बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे n/p की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अभी मैंने बताया था कि n/p की वैल्यू 1 से लेकर 1.5 तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टेबल कहलाते हैं। उसमें किसी तरह की कोई रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस नहीं होती है। तो इस बेल्ट में जो एलिमेंट रखे गए हैं n/p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट होने के बाद 1.5 तक जाती है। तो इस बेल्ट में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं वो स्टेबल कहे गए हैं, इसलिए इस जोन को हम लोग स्टेबिलिटी जोन बोलते हैं या स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें n/p की वैल्यू 1 से कम होती है या n/p की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होती है। तो जिनमें 1.5 से ज़्यादा होती है उनको स्टेबल बनाने के लिए वैल्यू को 1.5 से कम करना पड़ेगा। जिनके पास n/p की वैल्यू 1 से कम होती है, स्टेबिलिटी जोन से कम होती है, स्टेबिलिटी जोन से कम होती है, उनमें स्टेबिलिटी जोन में लाने के लिए n/p की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो केस हैं। एक तो ये है whenever the value of n/p lesser than stability zone। सेकेंड है when the value of n/p more than stability zone। तो मोर है तो डिक्रीज कैसे करेंगे, लेस है तो इंक्रीज कैसे करेंगे? हमारे पास दो मेथड है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, if n/p ratio is lower than required value, if n/p ratio is lower than required value, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे लोअर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? n/p की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके यहाँ पे 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3।
तो सच न्यूक्लियाई कैन इंक्रीज, सच न्यूक्लियाई कैन इंक्रीज their n upon p ratio by following three ways. Clear? Such nuclei can increase their n upon p ratio by following three ways. तीन मेथड से हम लोग n upon p ratio क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. नंबर ए, नंबर ए बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं बाई एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, बाई एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, बाई एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का एमिशन कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. Clear students? This phenomena occurs in natural radioactivity, not artificial radioactivity. Okay. Now I am taking one example. 15p 31 converts is equals to 13 Al 27 to He4. This is alpha particle. n upon p here. न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने 31 माइनस 15 16, प्रोटॉन 15. इसकी वजह जो वैल्यू आएगी वो नियरली 1.066 आ जाएगी. यहाँ पे n upon p, न्यूट्रॉन यहाँ पे 27 माइनस 13 14 5 13. जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नियरली आएगी 1.076. 1.06 से 1.076 हो गया. इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ n upon p? तो इट मींस whenever alpha particle emitted, then the value of n upon p increases. Second method, number B method. Number B method. Number B है by emission of a positron. Positron बच्चों क्या होता है? पॉजिट्रॉन जो वर्ड बना है वो दो पार्ट से मिलके बना है, पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस हो जाए या ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन पॉजिटिव हो, दैट पार्टिकल इज नोन एज पॉजिट्रॉन. क्लियर? तो बाय एमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन, बाय एमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन, बाय एमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन. और ये बच्चों कौन सा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड है. इसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर में कराते हैं. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. क्लियर? इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. 7n13 6c13 plus 1 इलेक्ट्रॉन 0. इट इज नोन एज पॉजिट्रॉन. तो पॉजिट्रॉन का सिंबल भी इलेक्ट्रॉन का होता है, सिर्फ चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो 13 प्लस 0 13 7 6 प्लस 1 7. न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बैलेंस होनी चाहिए. एटॉमिक मास सबका सम बराबर होना चाहिए दोनों साइड, और एटॉमिक नंबर सबका सम दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. ये कार्बन के क्या है? आइसोटोप है. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सॉरी, एटॉमिक मास जनरली 12 होता है, लेकिन उसका एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास क्या होता है? 13 होता है. क्लियर? तो ये दो मेथड हो गए. अब इसमें n upon p आप चेक कर लो. n upon p 6/7 है और यहाँ पे n upon p क्या है? 7/6 है. ठीक है, यहाँ पे 6/7 है और यहाँ पे 7/6 है. यहाँ पे तो 0.85 आएगा आंसर और वहां पे बच्चों आएगा 1.16. देखो पॉजिट्रॉन के एमिशन से n upon p रेशियो इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे 0.85 था, यहाँ पे कितना हो गया? 1.16 हो गया. तो कहने का मतलब हम लोग इस मेथड से हम लोग n upon p की वैल्यू क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं. क्लियर? तीसरा हमारा मेथड है बच्चों, नंबर 3 है, उसको हम लोग बोलते हैं k इलेक्ट्रॉन कैप्चर. क्लियर? नंबर 3 मेथड या नंबर C मेथड. नंबर C,
बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तीसरा मेथड है बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये भी क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ही आता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में ये भी आता है। 17 गोल्ड 194। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 194 होता है। इसमें प्लस -1 इलेक्ट्रॉन 0। कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब ये होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, बीटा पार्टिकल को कैप्चर क्या कर ले। क्लियर? तो ये होता है 78 प्लेटिनम 194। किसमें कन्वर्जन हो जाता है, 78 प्लेटिनम में कन्वर्जन हो जाता है। इसका N/P जो आएगा न्यूट्रॉन 194 - 79, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 115/79। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.45 के आसपास आ जाएगा। और इसमें जो N/P है वो N/P है बच्चों 116/78। और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.48। तो यहाँ पे 1.45 है और यहाँ पे 1.48 है। N/P रेशियो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इन तीन मेथड से हम लोग कहीं पर भी अगर N/P की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू से ठीक है कम है तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, if N/P ratio is higher than required value, if N/P ratio is higher than required value, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या है, हाइयर है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक, सच न्यूक्लियाई हैव टेंडेंसी टू एमिट, सच न्यूक्लियाई हैव टेंडेंसी टू एमिट बीटा रेज। उनके पास क्या टेंडेंसी होती है, बीटा रेज एमिट करने की टेंडेंसी होती है। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। कहने का मतलब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो जाएगा, तभी N/P की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हाइयर है तो हमें करना क्या है, कम करना है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं 0N1 1P1। ठीक, देखो बीटा पार्टिकल का एमिशन हो गया। बीटा पार्टिकल के एमिशन से न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हो गया, नहीं हो गया, आराम से हो गया। तो जहां जहां भी बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, कहने का मतलब वहां पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें होता है, प्रोटॉन में होता है। इस तरह। क्लियर? जैसे एक हमारा एग्जांपल है 6C14। ठीक है, अब 6C14 है, इसका कन्वर्जन हो रहा है 7N14 में, +-1 इलेक्ट्रॉन 0। इसका अगर N/P हम फाइंड करें तो 8/6। इसका अगर हमें N/P फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, 7/7। तो यहाँ पे 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा, 1.33 आ गया। तो 1.33 से 1 वैल्यू डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। कैसे, बाई एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल ओवरऑल क्या करता है, ओवरऑल वहां पे न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में कराता है बाई दिस मेथड। क्लियर? तो ये तो हो गए बच्चों न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, उसका रीजन, उसको हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो न्यूमेरिकल वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल के लिए कुछ लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? लॉ क्या है वहाँ पे, कुछ तो न्यूमेरिकल में लॉ चलेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स में वो हमारे लॉ चलेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी में जो फर्स्ट हमारा लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। आपको याद होगा जब केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर बताया गया था तो वहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया था, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन आएगी और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, बोलना है। तो सबसे पहली बात तो ये जो लॉ है, ये लॉ 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, रदरफोर्ड, सोडी एंड फजान। तो सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, तीनों साइंटिस्टों के नाम। दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, सोडी एंड फजान। 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, रदरफोर्ड, सोडी एंड फजान। इनका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हम लोग नोट कर लेते हैं। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव disintegration, the rate of radioactive disintegration shown by a nuclide, shown by a nuclide at a time t is directly proportional, is directly proportional to the number of atoms of, to the number of atoms of nuclide at that time t। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स देखना है। The rate of radioactive disintegration shown by a nuclide at a time t. The rate of radioactive disintegration shown by a nuclide at a time t is directly proportional to the number of atoms of the nuclide at that time t। उस टाइम पे न्यूक्लियाइड के जितने एटम हैं उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली अगर इस रिलेशन को लिखना चाहें तो मैथमेटिकली रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस dN/dt directly proportional to n। Rate of change of number of atoms of nuclide directly proportional to n। n क्या है, number of atoms of nuclide at that time t। क्लियर? तो आप लिख लेंगे where n is number of atoms of न्यूक्लियाइड एट टाइम t। एक सिंबल और आएगा n0। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियाइड एट t is equals to 0, that is इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, अब इसको बच्चों थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर का मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटाने जा रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लो सब लोग।
ओके स्टूडेंट, देख लिया, चलो मिटा है। तो मैंने भी रिलेशन लिखा था माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन। अब हम डी टी को उधर पहुंचाएंगे, एन को नीचे लाएंगे। माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी। इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे। माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू लेमडा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका तो होगा माइनस एल एन एम लेमडा डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इक्वेशन नंबर 1, where c is integration constant, where c is integration constant, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो t बराबर 0 पे नंबर ऑफ एटम कितने थे, n नॉट। when t is equals to 0 n is equals to n naught, putting in equation first। इस इक्वेशन फर्स्ट में n के प्लेस पे n0, t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस ln0 इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू 0 प्लस c। c बराबर क्या आ गया, माइनस ln n0, माइनस ln n0 आ गया। इसकी बच्चों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ln n इज इक्वल टू लेमडा टी, c के प्लेस पे माइनस ln0। ये इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा टी इज इक्वल टू ln n0 माइनस ln n, या लेमडा t इज इक्वल टू ln n0 बाई n, या फिर n0 बाई n e टू द पावर लेमडा t, ठीक है। या फिर n अपान n0 क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा t हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां से n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो आ गई, ठीक। अब यहाँ पे एक बार सभी कांस्टेंट हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे n हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम एट टाइम t, n0 नंबर ऑफ एटम एट टाइम t इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लेमडा है, लेमडा क्या है, इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा डिके कांस्टेंट। और आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में k पढ़ा था, रेट कांस्टेंट। तो जैसे वहां पे रेट कांस्टेंट था वैसे यहाँ पे क्या है, डिके कांस्टेंट है। क्या चीज है, डिके कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस आपको याद रखना है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, whereas rate constant K depend upon temperature।
रेट कांस्टेंट के जो है बच्चों टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड अगर हम देखना चाहें, क्या देखना चाहें, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड। तो नेक्स्ट हेडिंग, ये जो मैंने अभी माइनस डी एन बाई डी टी बच्चों लिखा था, माइनस डी एन बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। चाहे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो माइनस डी एन बाई डी टी होता है, या माइनस डी एन बाई डी टी का दूसरा भी नाम होता है रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड। ठीक है, तो एक बार फिर से लिखते हैं, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। ये तो बताया था, या इसको रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन। तो आप चाहे बोलो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड बोलो, या रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलो, या सिंपल रेट बोलो, बस माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा इंटू एन होता है। अब इसका एक दूसरा फार्मूला और होता है, फिर से एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड माइनस डी एन बाई डी टी, लेमडा की प्लेस में लिखेंगे 0.69, सॉरी के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो लेमडा भी क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इनटू नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियाइड अपॉन एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाइड। तो मास ऑफ न्यूक्लियाइड एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाइड इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो आप dn बाई dt का इस मेथड से भी आप dn बाई dt की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt, माइनस मींस डीके, 0.693 अपॉन टी हाफ इनटू मास ऑफ न्यूक्लियाइड अपॉन एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाइड इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब हम रेट, इसकी यूनिट देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे वहां पे रेट की यूनिट थी मोल पर लीटर पर टाइम, वैसे यहाँ पे भी यूनिट्स होती है, तो हम यूनिट देख लेते हैं। लेकिन इस फार्मूले को आप एक बार फिर से देख लो सब लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इनकी जो सबसे पहले यूनिट होती है वो है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी, इसको हम लोग CI भी बोलते हैं। 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 होता है DPS। DPS का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये हमारा है DPS। क्लियर? 1 क्यूरी इज आल्सो 1 क्यूरी इज आल्सो activity shown by 1 gram of 1 curie is also the activity shown by 1 gram of 88 Ra222। 1 ग्राम जो रेडियम होता है वो जो एक्टिविटी शो करता है दैट इज नोन एज 1 क्यूरी। क्लियर? दूसरी 1 रदरफोर्ड होती है यूनिट, 1 रदरफोर्ड RF, ये होता है 10 to the power 6 DPS, 10 to the power 6 DPS। एक और यूनिट होती है 1 बेकुरल, 1 बेकुरल। बच्चों जो 1 बेकुरल होती है, 1 बेकुरल को हम लोग लिखते हैं BQ। 1 बेकुरल की जो वैल्यू होती है 1 DPS होती है, 1 DPS। और ये क्या है,
SI यूनिट है। बच्चों इतनी यूनिट होती हैं, 1 क्यूरी, 1 रदरफोर्ड, 1 बेकुरल। बेकुरल को 1 DPS लिखते हैं और ये क्या है, SI यूनिट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और उसकी यूनिट्स। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे, एक और फार्मूला इसमें है, अगला जो है, मान लो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि 5 हाफ लाइफ में कितना अमाउंट बचा, 4 हाफ लाइफ में कितना अमाउंट बचा, मींस नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट सब्सटेंस क्या है, लेफ्ट है। उसका बच्चों फार्मूला होता है n = n0 1/2 होल पावर n। n = n0 1/2 होल पावर n। n क्या है, सॉरी n0 इनिशियल अमाउंट, n नेक्स्ट अमाउंट, m नंबर ऑफ हाफ लाइफ और n हम फाइंड कैसे करेंगे, टोटल टाइम अपॉन t हाफ। टोटल टाइम अपॉन t हाफ, जो भी टोटल टाइम आपसे कहा गया भाई इतने साल में कितना अमाउंट बचा, तो उतना टाइम डिवाइडेड बाई t हाफ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फार्मूला पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा n = n0 1/2 होल पावर n। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों अगले इसके बाद जो टॉपिक है चैप्टर में, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप तैयार कर लेना, इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू, वेरी गुड।